Hello and welcome to all the students of BSc Part Second. Dear students, प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ते हैं हीट गेन मैकेनिज़्म। मींस जो बॉडी को अगर कोल्ड एनवायरनमेंट को फेस करना पड़े, कम तापमान में अगर बॉडी को रहना पड़े, तो जो बॉडी होती है, शरीर होता है, वो कैसे उस तापमान में अपनी बॉडी को नियंत्रित करता है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तापमान के अनुसार एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हमने पढ़ा था पोइकिलोथर्मस, हिट्रोथर्म्स और जो तीसरी कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं वो होम्योथर्म्स। तो ये 3 कैटेगरीज हमने पढ़ी थी। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं और हिट्रोथर्म्स जो हैं विषमतापी होते हैं। तो उसी में आगे है हमारा कि कम तापमान अगर बॉडी को फेस करना पड़े तो कैसे टेम्परेचर को रेगुलेट, कैसे बॉडी को नियंत्रित किया जाता है। तो इसमें 2 होती हैं, एक तो हीट गेन मैकेनिज़्म और नेक्स्ट जो आने वाली है वो हीट लॉस मैकेनिज़्म। हीट गेन यानी बॉडी कैसे हीट को कंजर्व करके रखती है, बॉडी कैसे ऊष्मा को संरक्षित करके रखती है, ताकि जो हीट है बॉडी की उसको ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर ही लिया जा सके और बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीट का उत्पादन हम कर सकें, वो बाहर ना जा सके। तो ऐसी कुछ मैकेनिज़्म होती है बॉडी के अंदर। पहला जो मैकेनिज़्म है वो है हार्मोन्स के द्वारा। हम हार्मोन्स वाले चैप्टर में भी आगे पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, और उसी में हार्मोन है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड थायरोक्सिन। ये जो हार्मोन है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये दोनों हीट को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। और कैसे हेल्प करते हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन है वो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं और ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करते हैं। मेटाबॉलिज्म शरीर की उपापचय की दर, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं उनकी रेट को, उनकी दर को यानी मेटाबॉलिज्म को, उपापचय को इन हार्मोन्स के द्वारा बढ़ा दिया जाता है। उसकी रेट को, मेटाबॉलिज्म की रेट को एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा उनको बढ़ा दिया जाता है। तो मेटाबॉलिज्म अगर हमारे शरीर में बढ़ता है तो हीट का प्रोडक्शन होता है, एज ए बाई प्रोडक्ट ऊष्मा का उत्पादन होता है। फिर जो नेक्स्ट मैकेनिज़्म आती है वो है क्यूटेनियस वैसो कंस्ट्रिक्शन। क्यूटेनियस जहाँ पर हम शब्द को पढ़ते हैं तो क्यूटेनियस का मतलब होता है कि ये स्किन से रिलेटेड होता है, त्वचा से ये रिलेटेड होता है। और वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो मीन्स है वेसल से, वैसो का मतलब यहाँ पर वेसल से है, और कंस्ट्रिक्शन मीन्स उनमें कॉन्ट्रैक्शन होना, उनमें संकुचन होना। तो इसमें हम देखते हैं कि जो क्यूटेनियस वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, यहाँ हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये है स्किन, और स्किन में ये सबसे ऊपर यहाँ है एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे ये जो सेकंड लेयर होती है वो डर्मिस होती है। डर्मिस के नीचे ये सब क्यूटेनियस टिश्यू यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो डर्मिस है इसमें ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। एपिडर्मिस में कोई ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि जो डर्मिस होती है उसमें ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। और हम ये जानते हैं कि हमारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, दैट इज़ आर्टरी एंड वेन्स। हमने ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम था उसमें भी पढ़ा था आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज में प्योर ब्लड का फ्लो होता है और वेन्स में इम्प्योर ब्लड का फ्लो होता है। फिर जहाँ पर आर्टरीज और वेन्स मिलती हैं आपस में, उस स्थान को, उस
जाल के समान संरचना को, नेट लाइक स्ट्रक्चर को हम कैपिलरीज कहते हैं। तो डर्मिस में ये कैपिलरीज होती हैं, इनमें ब्लड का फ्लो होता है। और हम पढ़ रहे हैं कि ये जो ब्लड का फ्लो है, ये जो कैपिलरीज हैं, ये किस तरह से हीट के उत्पादन को, बॉडी के टेम्परेचर को ये कंट्रोल करती हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है क्यूटेनियस वैसो कंस्ट्रिक्शन। मीन्स ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, इनका डायामीटर कम हो जाता है। मीन्स इनमें संकुचन होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो इनका जो डायामीटर है वो, इनका व्यास है वो कम हो जाएगा। अगर इनका व्यास कम होता है तो उसमें बहने वाला जो रक्त है उसमें भी कमी आएगी। हम नॉर्मली डेली हमारी लाइफ में भी देखते हैं, अगर कोई सपोज़ जैसे पाइप है, अगर उसका डायमीटर ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा पानी का बहाव हो सकता है, और अगर कोई पाइप छोटा है, उसका व्यास कम है, तो उसमें कम पानी का बहाव होगा। तो ऐसे ही सेम ये जो आर्टरीज एंड वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, इनमें इनका व्यास कम हो जाता है, और कम होगा तो फिर इनमें कम ही रक्त का बहाव होगा, जिससे जो हीट है उसका प्रोडक्शन, यानी हीट हमारी बॉडी से बाहर निकलती रहती है। तो अगर हमारी जो पेरिफेरल है, जैसे हमारी स्किन है, उसमें ब्लड का फ्लो कम है, तो कम ही हीट है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। इसके रिवर्स जैसे हम देखें, अगर इनका व्यास बढ़ जाएगा तो ज़्यादा हीट जो है हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। तो ये एक हीट गेन मैकेनिज़्म होती है कि इनका जो व्यास है, इनका ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है, उनमें अगर वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है तो ब्लड का फ्लो कम होगा और कम हीट जो है वो बॉडी से बाहर जाएगी। तो इस तरह से ये एक कंट्रोल, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने की मैकेनिज़्म होती है क्यूटेनियस वैसो कंस्ट्रिक्शन। फिर नेक्स्ट है शिवरिंग। शिवरिंग हम देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, हमें एकदम से हमारी बॉडी में कंपन होती है। जैसे सर्दियों में हमने नोट किया है, आपने भी नोट किया होगा कि सर्दी जब बहुत ज़्यादा होती तो हमें एकदम से बॉडी में कंपन होती है, उसे हम शिवरिंग कहते हैं। तो ये जो शिवरिंग होती है, ये भी एक हीट को गेन करने की मैकेनिज़्म होती है, क्योंकि ठंड में क्या होता है, हमारी बॉडी को हीट को कंजर्व करके रखना होता है। तो एकदम से हमें ठंड लगती है, हमारी बॉडी में बहुत तेज़ी से सडनली कंपन होती है, शिवरिंग होती है। तो ये जो शिवरिंग होती है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल की जाती है, और इसमें हमारी बॉडी में जो है हीट का प्रोडक्शन होता है, जिससे हमें थोड़ी गर्मी फील होती है। तो इस तरह हमारी बॉडी को हीट मिलती है शिवरिंग से। फिर एक और मैकेनिज़्म है एडिपोज टिश्यू लिपोलाइसिस। जो एडिपोज टिश्यू होते हैं जिनमें फैट प्रेजेंट होती है, जैसे ब्राउन फैट होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ब्राउन फैट प्रेजेंट होती है, ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में उनमें ब्राउन फैट प्रेजेंट होती है। तो ये जो ब्राउन फैट है ये उनको ठंड से बचाती है। मींस इसमें जो वसा है उसका डिग्रेडेशन होता है, वसा का लिपोलाइसिस। लिपो मीन्स रिलेटेड टू लिपिड और लाइसिस मीन्स उसका टूटना, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड। तो वसा का जब ब्रेकडाउन होगा तो उससे भी हीट का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है और बॉडी में हीट पैदा होती है, जिससे टेम्परेचर बाहर जो बहुत कम टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में, बॉडी को रेगुलेट करने में मदद मिलती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमने फील भी किए हैं, और जो एग्जाम्पल हम फील कर लेते हैं उनको हमें याद करने में भी बहुत आसानी रहती है। तो आप भी कोशिश करें कि जो एग्जाम्पल देखें कहीं उनको हमारी अपनी डेली लाइफ से रिलेट करने का कोशिश करें, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाते हैं, हमारी ब्रेन की लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाते हैं और उनको हम ज़्यादा समय तक याद रख पाते हैं।
अब हम पढ़ते हैं हीट लॉस मैकेनिज़्म। हीट को कैसे बॉडी से बाहर निकालें। जैसे गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, अधिक तापमान होता है, तो हमारी बॉडी को भी बहुत गर्मी लगती है। तो उस जो एक्स्ट्रा हीट है उसे हम कैसे बॉडी से बाहर निकालें। तो उसके लिए भी जो देह है, शरीर है, उसमें कुछ मैकेनिज़्म होती हैं, और ये जो मैकेनिज़्म है वो भी हम हमारी डेली लाइफ में देख सकते हैं। तो इसके लिए है इवेपोरेशन ऑफ स्वेट, पसीना निकलना, पसीना आना। ये हम सब जानते हैं कि गर्मी में हमें बहुत गर्मी लगती है तो हमारे पसीना आता है। तो ये जो पसीना आ रहा है, जो स्वेटिंग हो रही है, वो भी एक हीट को रेगुलेट करने की मैकेनिज़्म होती है। जो एक्स्ट्रा हीट है उसे रेगुलेट करने की मैकेनिज़्म होती है। और जब इवेपोरेशन होता है, स्वेटिंग होती है, तो उससे हमारी जो बॉडी है वो थोड़ा सा ठंड फील करती है, हमें गर्मी कम लगती है। तो ये एक टेम्परेचर को कंट्रोल करने की मैकेनिज़्म होती है। जो रेडिएशन होती है वो भी, रेडिएशन हम बाहर निकालें तो वो भी एक टेम्परेचर को कंट्रोल करने की मैकेनिज़्म होती है। किसी भी बॉडी से अगर रेडिएशन बाहर निकल रही है तो वो भी एक मैकेनिज़्म है। फिर ये जो दो टर्म है, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ये इम्पॉर्टेंट टर्म हैं और समझने के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हैं, और ये हम डायग्राम के द्वारा इसको हम समझते हैं। कंडक्शन और कन्वेक्शन, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं। जो कंडक्शन है उसमें तो टच होता है किसी भी मटेरियल से, जैसे हमने हाथ टच किया है तो वो है कंडक्शन, संवहन। इसके द्वारा जो हीट है वो इस हाथ में इस ट्रांसफ़र हो रही है, मीन्स यहाँ पर दोनों में फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है। दूसरी जो टर्म है कन्वेक्शन, ये भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन जो कन्वेक्शन है वो एयर से और फ्लूइड मटेरियल से ये रिलेटेड होती है। जैसे कंडक्शन है उसमें तो बॉडी का फिजिकल कांटेक्ट या फिर किसी भी दो पदार्थों का फिजिकल कांटेक्ट होना आवश्यक है, तो उन दोनों में हीट का ट्रांसफ़र होता है। जो ज़्यादा गर्म है वहाँ से जो कम गर्म है या फिर कम ठंडी है वहाँ से हीट का ट्रांसफ़र होता है। ये जो कन्वेक्शन है, ये सपोज़ इस जो आप देख रहे हैं वेसल, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो उस लिक्विड के द्वारा जो ट्रांसफ़र हो रही है हीट, उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं। जैसे इसमें हम देख पा रहे हैं, अगर हम पानी गर्म करते हैं तो नीचे का जो गर्म पानी है, नीचे फ्लेम पे रखा हुआ पानी, तो नीचे का जो गर्म पानी है वो ऊपर आता जाता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे चला जाता है। तो इस तरह से जो पूरा पानी है वो इसमें गर्म हो जाता है। तो ये है मैकेनिज़्म कन्वेक्शन। इस कन्वेक्शन के द्वारा एयर और फ्लूइड में हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। और रेडिएशन आप देख रहे हैं नीचे जो रखा हुआ है, सपोज ये इंडक्शन हो सकता है, तो इसमें ये जो हीट का ट्रांसफ़र रेडिएशन के द्वारा हो रहा है। तो ये जो तीनों टर्म हैं ये भी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। और नेक्स्ट जो मैकेनिज़्म है वो अभी हमने पढ़ा था, क्यूटेनियस वैसो कंस्ट्रिक्शन। तो ये हीट लॉस मैकेनिज़्म के अंदर जस्ट इसका रिवर्स है। क्यूटेनियस कॉन्ट्रडिक्शन या क्यूटेनियस वैसो कंस्ट्रिक्शन के जस्ट ये कॉन्ट्रडिक्ट में है, दैट इज़ क्यूटेनियस वैसो डायलेशन। क्यूटेनियस वैसो डायलेशन में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका व्यास, उनका डायमीटर बढ़ जाता है, वो चौड़ी हो जाती हैं, जिससे उनमें ब्लड का फ्लो अधिक होता है और अधिक हीट बॉडी से बाहर निकलती है। अधिक हीट बॉडी से बाहर निकलेगी तो बॉडी में कुछ ठंडक का एहसास होता है। फिर है डिक्रीज़ इन मेटाबॉलिज्म। ये हम जानते हैं कि अगर मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा हीट का ट्रांसफ़र होता है, लेकिन अगर मेटाबॉलिज्म की रेट कम होती है तो फिर उसमें हीट का ट्रांसफ़र भी कम होता है, और इस तरह से बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम या फिर कंट्रोल कर सकते हैं।
रेस्पिरेशन के द्वारा भी, श्वसन के द्वारा भी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है। जैसा कि हम फील करते हैं, या फिर अगर आपने नहीं किया है तो करके देखना, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमें कुछ ठंडक का एहसास होता है, या फिर ठंडी वायु को हम अंदर लेते हैं। और जब हम एक्सेल करते हैं, सांस को बाहर जब हम निकालते हैं तो हल्की सी गर्म वायु को हम बाहर निकालते हैं। मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जो वायु है वो प्रवेश करते समय ठंडी होती है, और जब वो बाहर निकलती है तो वो हल्की सी गर्म होके बाहर निकलती है। इट मीन्स कि उसके अंदर वो जो बाहर निकलने वाली वायु है, एक्सेल हम कर रहे हैं, तो जो एयर है वो हल्की सी गर्म होके बाहर निकल रही है। मीन्स वो अपने साथ हीट को लेकर के आई है। इस तरह से भी हीट का रेगुलेशन होता है, टेम्परेचर का रेगुलेशन होता है, और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सेम बना रहता है इन बॉडी की इन मैकेनिज़म्स के द्वारा। नेक्स्ट जो मैकेनिज़्म हम पढ़ते हैं कि हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है, जो हमारे ब्रेन में स्थित होता है, आप सभी इससे वाकिफ़ होंगे, हम छोटी क्लासेस में भी इतना तो हम पढ़ लेते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने का सेंटर होता है। बॉडी का जो टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है वो हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। हमारे हाइपोथैलेमस में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो हमारी स्किन होती है, जो टिश्यू हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, इनमें भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो वार्मनेस जो होती है, जो गर्मी होती है, उसको भी वो सेंस कर सकते हैं, और जो कोल्ड होती है उसको भी वो सेंस कर सकते हैं। उन्हें हम वार्मथ एंड कोल्ड रिसेप्टर उन्हें हम कहते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस है उसमें हीट लॉस और हीट गेन के सेंटर होते हैं। हीट लॉस सेंटर की अगर हम बात करें तो उसमें प्री ऑप्टिक एंड एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई होती हैं जो हीट लॉस सेंटर होती है। मींस उन सेंटर्स के द्वारा हीट लॉस को कंट्रोल किया जाता है। कैसे बॉडी से हीट को लॉस किया जा सके, कैसे बॉडी से हीट को बाहर निकाला जा सके। ऐसे ही हाइपोथैलेमस में हीट गेन सेंटर भी होते हैं, और ये जो हीट गेन सेंटर हैं जिनकी कम टेम्परेचर में आवश्यकता होती है वो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों मैकेनिज़म्स को हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो हाइपोथैलेमस होता है वो हीट गेन और हीट लॉस दोनों मैकेनिज़म्स को वो कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमने पहले पढ़ा था नियर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस पर ये कांस्टेंट रहता है, इसमें हल्का सा वेरिएशन हो सकता है। तो हाइपोथैलेमस को नियर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, चाहे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत कम हो, चाहे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो। तो इसमें जो हाइपोथैलेमस है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर बाहर एनवायरनमेंट में बहुत ठंड है तो उसके हाइपोथैलेमस के कोल्ड रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और अगर बाहर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो हाइपोथैलेमस के जो वार्म रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इन दोनों मैकेनिज़म्स को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, और इस कोविड-19 के पीरियड में आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और अपने आसपास के लोगों को भी, आप बीइंग ए अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आप आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। स्टे होम, स्टे सेफ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।